what you are going to learn today. First of all, why SME IPO? SME IPO करने की जरूरत क्या है भाई? Then what are the steps involved in an SME IPO? What strategies you should use? I'll also be showing you some case studies. We'll be talking about eligibility norms and how we at IPO Care can help you in this complex process. Okay. So during last few years, we have been hearing a lot of hue and cry. MSME, MSME, MSME. MSME means micro, small, and medium enterprises. And they say MSME is the growth engine of New India. I don't know New India or Old India, but definitely MSME is the growth engine of India. Why so? क्यों है ऐसा? There are over 6.33 crore MSMEs registered with the government of India. And there are many, many more unregistered. So you can imagine the number of MSMEs in the country. Okay. This is the sector which contributes around 30% of India's GDP. This is the largest employment provider sector in the country. And as MSME sector contributes around 40% of India's total exports. So this is a very, very important segment. But what is the current scenario? अभी हालत क्या है? अभी हालत ये है कि during last 5 years, 72% of MSMEs are either stagnant or are into losses. I'm not saying this. This is the finding of a survey conducted by the Consortium of Indian Associations. Okay. And the main reason for this is shortage of funds. From now onwards, from this point onwards, we'll be talking about SMEs only. We'll not be talking about MSME because the SME IPO is not for micro units. This is for small and medium enterprises, right? So what are the major pain points of SMEs? SME के तौर पे आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? Please write down in the chat box. SME के तौर पर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? Come on, fast. फंड्स. बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है. Availability of funds to deploy. More answers, please. No more answers. Okay. Funds problem. The crux is the funding or shortage of funds is the biggest problem or biggest hurdle you are facing, right? What are the main pain problems, main pain points? Shortage of funds रहती है जिसकी वजह से growth slow रहता है. वैल्यूएशन नहीं मिलता आपको प्रॉपर, जितना वैल्यूएशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, पता ही नहीं वैल्यूएशन है क्या. देन नो रिकॉग्निशन, कोई जानता नहीं है आपको सिवाय वो 20, 30, 50, 100 लोगों के जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड. बाकी कौन जानता है. देन नो वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते. अब यहाँ पर यू में डिफर फ्रॉम मी, आप बोलेंगे जी हम तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. तो प्रॉफिट अर्न करना, अर्निंग प्रॉफिट इज समथिंग डिफरेंट, वेल्थ क्रिएशन इज समथिंग डिफरेंट. दोनों में फर्क क्या है अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा. देन हैवी डेट बर्डन, जब पैसे की जरूरत होती है आप लोग बैंक से या इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेते हो, उस पर हैवी इंटरेस्ट पे करते हो. वो एक लोन लेते टाइम बड़ा इजी लगता है, बट जो हर महीने जब इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है तो वो आपके जी का जंजाल बन जाता है. और मोस्ट पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट इज ईटन अप बाय इंटरेस्ट. ओके. देन देयर आर नो सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स. सिस्टम्स और कंट्रोल्स होते नहीं है क्यों? ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट है नहीं. तो सिस्टम और कंट्रोल नहीं होने की वजह से देयर इज नो क्रेडिबिलिटी, राइट?
And the solution for all these problems is SME IPO if you are eligible, right? Now, what is the biggest challenge as an SME? आपका भी वही है, मेनली फंड्स, शॉर्टेज ऑफ फंड्स। तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स जो है वो सबसे बड़ा मेजर एक हर्डल रहता है, बड़ी समस्या रहती है, बड़ा पेन पॉइंट रहता है। बिना प्रॉपर फंड्स के, बिना एडिक्वेट फंड्स के बिजनेस रन करना वैसे ही है जैसे ड्राइविंग ए कार ऑन एन एम्प्टी फ्यूल टैंक। अब खाली टंकी होने वाली है तो क्या होगा, जब टंकी खाली हो जाएगी तो आइदर यू विल हैव टू पुश योर कार और समबडी एल्स विल हैव टू पुश योर कार। किसी ना किसी को तो धक्का लगाना पड़ेगा, राइट? इसी तरह फॉरगेट अबाउट द ग्रोथ, वो तो बात की चीज है। रनिंग डे टू डे बिजनेस इज ऑल्सो डिफिकल्ट बिकॉज फंडिंग इज रिक्वायर्ड। डे टू डे बिजनेस में भी फंडिंग चाहिए होती है। फंडिंग की शॉर्टेज है तो वो भी मुश्किल हो जाता है डे टू डे बिजनेस रन करना। तो फंड रेजिंग ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? जब फंडिंग चाहिए तो कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना, बिजनेस चलाना है तो कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले ख्याल आता है फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा। बट फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से लोन लेना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कल को कोई डिले हो गई, कोई और चीज हो गई तो आपके रिलेशनशिप इश्यूज बीच में आ जाते हैं, okay? रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। देन सेकंड ऑप्शन इज बिजनेस लोन्स फ्रॉम बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस, आइदर अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी और विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोलेटरल सिक्योरिटी हो या विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी हो। हर लोन पर यू हैव टू पे इंटरेस्ट, and interest rates normally keep on increasing and increasing। बहुत कम बार होता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे, राइट? एक्चुअली अगर देखा जाए तो अगर आप लोन लेकर के काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो यू आर वर्किंग फॉर द बैंक। बैंक से आपने लोन लिया, सपोज आपने 10 करोड़ का लोन और लिमिट ले रखी है बैंक से। एक साल में आप 2 करोड़ रुपया कमाते हैं। उस 2 करोड़ में से 1 करोड़ से ऊपर आप टूवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं बैंक को। आपके पास इंटरेस्ट से भी कम नेट प्रॉफिट बचता है। तो किसके लिए काम कर रहे हैं आप? अपने लिए कर रहे हैं या बैंक के लिए कर रहे हैं? इस हिसाब से देखा जाए तो आप बैंक के लिए काम कर रहे हैं, आप बैंक के कमाऊ पूत हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इक्विटी। अब इक्विटी के लिए या तो आप प्राइवेट इक्विटी का सोचते हैं या फिर कैपिटल मार्केट यानी आईपीओ का सोचते हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स नॉर्मली डोंट एंटरटेन एसएमईज, और अगर उन्होंने हाँ भी कर दिया तो उनकी टर्म शीट जो होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो इतनी टफ होती हैं कि आपके लिए उसको मीट करना मुश्किल हो जाता है। देन एग्जिट रूट मांगते हैं वो, 2 साल में, 3 साल में वो एग्जिट होना चाहते हैं। तो उसको आप क्या करोगे? या तो आप बाय बैक करोगे या फिर आप आईपीओ करोगे, तो उसमें भी समस्या है। फिर उनकी एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि वो अपना एक डायरेक्टर आपके बोर्ड में बिठाएंगे और उसकी मर्जी के बिना आप कोई मेजर डिसीजन अपने बिजनेस में ले नहीं सकते। तो इन ए वे आपकी जो फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस है वो खत्म हो जाती है। अब रह गया कैपिटल मार्केट यानी आईपीओ। क्या आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। Whenever any company offers its shares to the public for the first time, that event is known as IPO, initial public offering. Now, there is a common belief in the business community that IPOs are only for large companies, but this was true till 2011, but this is a myth now. Why? Because in 2012, both Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange, they started SME segments, and now with lesser compliances, and now what is happening? Even smaller companies, SMEs, are coming out with SME IPOs and unlocking value and creating wealth.
राइट। बट आप सोचते होंगे, आप बोल दिमाग में आएगा कि वी आर नॉट बिग इनफ, हमारा तो छोटा बिजनेस है, हमारा होगा आईपीओ नहीं होगा। बट now even the small can dream big. How? सपोज आपकी कंपनी के 100% शेयर्स आपके पास है या आपकी फैमिली के पास है, एंड आपकी कंपनी का नेटवर्थ है 10 करोड़। ओके, 100% शेयर्स आपके पास है। वन फाइन डे यू डिसाइड दैट आपको अपनी कंपनी का लिस्टिंग कराना है स्टॉक एक्सचेंज पर। तो जो आप लिस्टिंग के लिए जाते हैं, यू हैव टू ऑफर मिनिमम 75%, सॉरी मिनिमम 25% शेयर्स टू द पब्लिक। तो आपके पास क्या बचता है? 75%। अब 75% शेयर आपके पास बचे, बट आईपीओ में जो आपके शेयर्स सेल होंगे, दैट विल नॉट बी ऑन फेस वैल्यू, दैट विल बी ऑन वैल्यूएशन। वो वैल्यूएशन आपकी कंपनी का 50 करोड़ भी हो सकता है, 40 करोड़ भी हो सकता है, 80 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल्स यू हैव। तो सपोज आपकी कंपनी का वैल्यूएशन होता है 100 करोड़, और आपके पास बचते हैं 75% शेयर्स। तो 100% शेयर्स इन 10 करोड़ नेटवर्थ कंपनी, या 75% शेयर्स इन 100 करोड़ वैल्यूएशन कंपनी, विच वन इज ए बेटर सिचुएशन, ए या बी? फटाफट से बताइए जरा, विच इज ए बेटर सिचुएशन? कम ऑन फास्ट। ऑब्वियसली बी, क्योंकि 75% शेयर्स तो आपके पास बचे, बट उसका वैल्यूएशन कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। अब इसको अगर देखा जाए तो 75% ऑफ ए वाटरमेलन is way better, much better than 100% of one grape. This is a perfect example to explain this, right? Then IPO is not about fundraising only. लोग सोचते हैं IPO का मतलब सिर्फ fundraising है. No, no, no. IPO is not about fundraising only. Fundraising is just who is recording? Who is recording? अभी लाइव है कि नहीं है? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? This is not recording. This is live. Okay. एंड इस तरह के बचकाने क्वेश्चंस बीच में मत पूछो यार, सबको डिस्टर्ब होता है। Then it's about fundraising. It's not about fundraising only. This is about unlocking value also. You have been working in your business since years and years and maybe decades and decades. Okay, since years and maybe decades, and that is the reason your business is at the present stage where it is now. But you don't know the valuation, real valuation of your business. You can't even know, you can't even see कि आपका वैल्यूएशन बिजनेस का कितना है. देन इट्स अबाउट वेल्थ क्रिएशन. अब वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है? आई कॉल दिस वेल्थ क्रिएशन फॉर एसएमईज विद एसएमई आईपीओ. जिसको मिस्टर जेम्स, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं छोड़ के. अगर सब मालूम है आपको, वी आर यू आर प्रोफेशनल. इफ यू डोंट हैव टाइम, डोंट डिस्टर्ब अदर्स. ओके, you know the basics, but everybody doesn't know the basics. So how? Look at this chart. These are the top 10 companies which came out with IPO in 2023. ये कंपनी जो आई, ट्राइडेंट टेकेबल्स, टेक लैब्स, ये दिसंबर 23 में आईपीओ आया. 35 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आज का प्राइस इसका है 1296, एंड द गेन इज 3604%. आपको क्या लगता है इस कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ गया होगा?
3000%, 3600%? नो, नॉट एट ऑल. इसका प्रॉफिट बड़ा होगा 10%, 20%, 50%. बट दिस इज हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड. आपका 35 रुपए का शेयर 1296 रुपए हो जाता है. The 36 rupee share which came in January 23 has become 594. This share which came in February 23, 30 rupees per share is now 450 rupees. That is how wealth is created. That is how value is unlocked. Okay. So if you want to grow, you have to think big. And thinking big is something which you should always keep in mind. Now, let's look at the basics. How many large companies are there in India? Large companies means companies or businesses with turnover of more than 250 crores. 250 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाली कितनी कंपनीज इंडिया में है? कम ऑन फास्ट, मेक योर गैसेस. आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ गैस करने की कोशिश करिए कितनी है. जस्ट टू मेक द webinar a bit interactive, I'm asking these questions. 1000, more than 1000? More answers, please. 1000 plus, 5000. थैंक यू, थैंक यू. बाकी लोग आराम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. Almost 25,000 companies in India with turnover of more than 250 crores. इनमें से कितने लिस्टेड हैं? 25,000 में से कितने लिस्टेड हैं? इनमें से 5,000. More answers? 5,000, 1,500, more than 7,000. Good, awesome. Well, around 7,000 companies इनमें से listed हैं. And you should be proud that India is the country with largest number of listed companies. जितनी listed companies इंडिया में हैं किसी और country में नहीं है. Okay. Now, how many SMEs are there in India? SMEs means companies or businesses with turnover between 5 crore and 250 crores. 5 करोड़ से 250 करोड़ वाली कितनी कंपनीज हैं इंडिया में? 25,000, around 50,000. More answers? Anyway, so there are around 3 lakh plus companies, SMEs, that is 5 crore to 250 crores. इनमें से कितने लिस्टेड हैं? अभी आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब पूछूंगा भी नहीं. How many out of these are listed? 1,179 companies, which is approximately 0.3%. Okay, approximately 0.3%, right? So 1179, yani 1,179 companies were listed. All these companies collectively raised 25,000 crores from the market, and the market valuation of these companies is around 4 lakh crores. 4 lakh crore इसका valuation हो गया. And out of these 1179 companies, 335 have already migrated to the main board. You can also migrate to the main board after 3 years of the SME IPO if you qualify and satisfy certain conditions. Okay. Now, why only 1179 companies are listed in SMEs? What are the reasons? Lack of awareness है, लोगों को मालूम नहीं है, knowledge नहीं है. Then IPO process बड़ा complicated है, समझ में नहीं आता, उसका डर लगता है. This is a valid reason, but you don't have to be worried because we at IPO Care are there to help you and will make this process easy for you. आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है जब आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, right?
देन इनडिसिसिवनेस, फैसला नहीं कर पाते हैं, करें नहीं करें, करें नहीं करें, करें नहीं करें। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नॉलेज नहीं है। देन फियर ऑफ कंप्लायंसेस, कंप्लायंसेस से डर लगता है। यहाँ पे ये चीज बताना जरूरी है कि एसएमई आईपीओ में कंप्लायंसेस बहुत कम है एज कंपेयर टू द मेन बोर्ड। मेन बोर्ड में बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस है। और एसएमई सेगमेंट इसीलिए शुरू किया गया था कि एसएमई को सारी वो कंप्लायंसेस मेन बोर्ड वाली कंप्लाई करना, मीट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि पहले लोग बोलते थे कि हम आपका कंप्लायंस पूरी करें या अपना बिजनेस चलाएं, और इतना छोटे साइज के आईपीओ होते नहीं थे। तो कंप्लायंसेस से डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंप्लायंसेस ऐसी चीज है, जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आपको कोई कंप्लायंस नहीं थी, मगर धीरे धीरे आपकी सेल बढ़ी तो सेल्स टैक्स की हो गई कंप्लायंस, फिर इनकम बढ़ी तो इनकम टैक्स कंप्लायंस से शुरू हो गई। फिर आपका, अगर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया इनटू प्राइवेट लिमिटेड, तो आरओसी की कंप्लायंस से शुरू हो गई। फिर आपके जैसे मैन पावर बढ़ी तो लेबर लॉस की कंप्लायंसेस शुरू हो गई। तो ये सारी कंप्लायंसेस को धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, थोड़ी थोड़ी कंप्लायंसेस बढ़ेंगी। तो कंप्लायंसेस से डर के यू कैन नॉट स्टॉप ग्रोथ। ग्रोथ तो करनी है, तो थोड़ी बहुत की कंप्लायंस बढ़ती है थोड़ी बहुत, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट? देन मिस इन्फॉर्मेशन। आज की डेट में मार्केट में इंफॉर्मेशन बड़ी गलत गलत फैलाई जा रही है। 1 करोड़ पे आईपीओ हो जाता है, इतने पे आईपीओ हो जाता है, लोगों को मालूम है नहीं, आपको जाल में फंसा लेते हैं, और उसके बाद में 10 15 20 लाख रुपए आपका खर्च करा के और फिर बोल देते हैं जी स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव नहीं कर रहा। तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस। देन व्हाई? बिकॉज दिस इज ए हाई वैल्यू, हाई इम्पैक्ट डिसीजन। ओके, एंड यू शुड टेक द डिसीजन वेरी डिलीजेंटली, सोच समझ के इसको फैसला करना है। बट इसको क्यों करना चाहिए अभी हम बात करेंगे। ये आप सोचेंगे कि हमें ठीक है करना है, बट कुछ आपके दिमाग में डर होते हैं छोटे छोटे छुपे हुए, अंदर से आवाज आती है नहीं आप प्रॉब्लम। क्या डर है ये? जो कॉमन लिस्टिंग फियर्स हैं वो क्या है? कि मेरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, मेरे एसेट्स ज्यादा वैल्यूएबल हैं, देन शेयर होल्डर इंटरफेयर करेंगे बिजनेस में, कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगी, टैक्स बर्डन हो जाएगा। तो पहला जहां तक सवाल है इन्वेस्टर टेक ओवर कर लेंगे, आज तक इंडिया में कोई कंपनी होस्टाइल टेक ओवर नहीं हुआ है। इवन बड़ी कंपनीज का नहीं हुआ है, तो छोटी छोटी कंपनीज तो कौन ही टेक ओवर करेगा, राइट? आज तक नहीं हुआ है। तो इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी मर्जी से लोग बेचते हैं कंपनीज, वो कंपनीज जरूर बिकती हैं, बट अदरवाइज कोई टेक ओवर होस्टाइल आज तक नहीं हुआ। आपके एसेट्स की जो वैल्यूएशन है उससे एसएमई आईपीओ में फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपकी ज्यादा एसेट्स हैं, चाहे ज्यादा वैल्यू के हैं, चाहे कम वैल्यू के हैं। वाई? बिकॉज एसएमई आईपीओ में आपका जो वैल्यूएशन होता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेस पे होता है। तो आपके एसेट्स कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके एसेट्स आपके पास है, कोई ले नहीं रहा आपसे, ना आप उनको बेच रहे हो। तो यहाँ पे जो पॉइंट है कंसिडर करने का कि एसेट्स की वैल्यूएशन से फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर आके आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो ये भी दिमाग से आप निकाल दीजिए। कंप्लायंसेस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर टैक्स बर्डन। तो टैक्स का तो जो रिजीम है वो टाइट होता जा रहा है, सारे रेगुलेशंस इतने टाइट हो रहे हैं कि इनकम टैक्स से आप बचने की कोशिश करेंगे तो वैट में फंस जाएंगे, जीएसटी में फंस जाएंगे। तो बेटर है कि आप प्रॉपर टैक्स दीजिए, और टैक्स से डरेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे? अब सवाल ये आता है कि हु इज गोइंग टू हैंड होल्ड यू। आपका ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है, इसमें कौन आपके साथ? तो वी एट आईपीओ केयर डू द कंप्लीट हैंड होल्डिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अब सवाल ये उठता है हु वी आर, हम हैं कौन? So, my dear friends, my name is B.M. Agarwal. I'm a chartered accountant by profession with 46 plus years of experience. I'm also an author. I'm the founder and CEO of IPO Care. During my practice as a chartered accountant, I've been doing project consultancy, loan syndication from institutions and banks. I also published a weekly financial newspaper during the 90s called Money Media. Okay. I have been advisor to dozens of SMEs in their IPOs.
I was the sole advisor and marketed the 105 crore IPO of Cantabil Retail India Limited. Cantabil आप सब जानते होंगे, आपके शहर में भी Cantabil के शोरूम होंगे. Then we have a team of professionals, merchant bankers, investors, etc., etc. I'm also the author of this book, Indian SMEs and the Power of SME IPO. If you want this book, this is available on Amazon. You can buy it from there. Even if you don't remember the name, you just Google SME IPO book and this book will be in front of you. Okay. Now, these are other books which I have written. Now I'm on a mission to help at least 1,000 SMEs achieve growth in their business through SME IPO. So who is going to be with me in this journey? किस किस को इस सफर में मेरे साथ चलना? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए जरा. गुड 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 गुड. Thank you. Awesome. So these are the glimpses of seminars which we used to have in auditoriums before COVID. After COVID, everything has gone online. ये सब seminars बंद हो गए, अभी सारा online है. Okay. Now a big question. Why IPO? IPO करना क्यों है? कोई तो जरूरत होगी ना, जरूरत कुछ फायदा होगा, कोई बेनिफिट्स होंगे तभी तो करेंगे, अदरवाइज क्यों करेंगे? तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? इजी एक्सेस टू फंड्स. जितना आपको बिजनेस में फंडिंग चाहिए वो इजीली मिल जाती है अगर आप एलिजिबल हैं तो. एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स मींस फास्टर ग्रोथ. आपकी ग्रोथ फास्टर हो जाती है, अदरवाइज आप बहुत धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे, बट जब प्रॉपर फंडिंग होगी तो आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी. ओके. यू कैन ऑल्सो बिकम ए डेट फ्री कंपनी, क्योंकि जो एसएमई आईपीओ के फंड्स हैं उससे आप लोन रीपेमेंट भी कर सकते हैं. तो यू कैन बिकम ए डेट फ्री कंपनी. देन मोर क्रेडिट लिमिट्स. आईपीओ के बाद आप ज्यादा लिमिट्स ले सकते हैं बैंक से. इंटरेस्ट रेट्स पे बार्गेन कर सकते हैं अपने बैंक के साथ. उसमें भी कुछ 25-50 पैसे का डिस्काउंट नॉर्मली मिल जाता है लिस्टेड कंपनीज को. ओके. देन इंक्रीज्ड विजिबिलिटी, फ्री पब्लिसिटी एंड बेटर क्रेडिबिलिटी. When you announce your IPO, there are lots of business channels, there are lots of business publications, there are lots of business websites. वो सब आपके बारे में लिखते हैं, आपके बारे में छापते हैं, और आपको फ्री पब्लिसिटी मिलती है जिसके लिए अदरवाइज आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है. और ये फ्री पब्लिसिटी जो है, इसका बेनिफिट ये होता है कि ड्यूरिंग द आईपीओ प्रोसेस इटसेल्फ यू स्टार्ट गेटिंग new inquiries, new customers, new suppliers, etc., etc., etc. आपका बिजनेस पहले ही ग्रो होना शुरू हो जाता है. एंड आफ्टर द आईपीओ आपकी कंपनी का नाम उसी स्टॉक एक्सचेंज स्क्रीन पर आता है जिस पर बड़ी कंपनीज का, लिस्टेड कंपनीज का नाम आता है, जिनके रेट्स आते हैं, वहीं आपका भी रेट आएगा. एसएमई के लिए कोई सेपरेट स्क्रीन नहीं होता. ओके. एंड दिस रिजल्ट्स इन बेटर ब्रांड वैल्यू. जब आपको फ्री पब्लिसिटी मिलेगी तो ज्यादा पब्लिसिटी से ब्रांड वैल्यू बढ़ती है. फिर इंस्टेंट इंक्रीज हो जाता है कंपनी का, और प्रमोटर्स का नेटवर्थ जो है वो इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाता है, जैसा मैंने अभी एग्जांपल में बताया था. यू अनलॉक वैल्यूएशन. वैल्यूएशन कैसे अनलॉक होती है कि आपका 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है, वो 40, 50, 60, 100 में जाता है. तो दैट इज हाउ वैल्यूएशन अनलॉक होती है. Then this fund which you raise through SME IPO is zero interest fund. इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता. और इंटरेस्ट के अलावा मजे की बात क्या है कि ये रीपेबल भी नहीं है, रिफंडेबल भी नहीं है. कोई शेयर होल्डर आकर के आपसे अपना पैसा वापस नहीं मांग सकता. उसको शेयर्स नहीं चाहिए, मार्केट में जाए बेचे, बट आपसे रिफंड नहीं मांग सकता. एंड वेल्थ क्रिएशन फॉर द कंपनी, for the promoters and for the investors. Wealth creation कैसे होता है ऑलरेडी मैं आपको चार्ट दिखा चुका हूं. And this is wealth creation is not only for investors. This is for company, this is for promoters as well as investors. Win-win for everyone. Okay. Now,
योर शेयर्स बिकम करेंसी आफ्टर आईपीओ। देयर इज ए लॉक इन ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक आप अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। उसके बाद अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत पड़ गई तो आप अपने 1-2%, 3% शेयर्स बेच सकते हैं मार्केट में, और अगले दिन पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो दिस इज जस्ट लाइक कैरिंग करेंसी नोट्स इन योर पॉकेट। योर शेयर्स बिकम कोलेटरल सिक्योरिटी। अभी जैसे आप लोन लेते हैं बैंक से, तो कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं बाय वे ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग का आप कोलेटरल देते हैं, या लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स देते हैं। आफ्टर लिस्टिंग आपकी कंपनी के शेयर्स भी कोलेटरल सिक्योरिटी बन जाते हैं। देन लिस्टेड कंपनीज में बेटर टैलेंट मिलता है, लोग लिस्टेड कंपनीज में ज्यादा प्रेफर करते हैं काम करना एज कंपेयर टू अनलिस्टेड कंपनीज। ओके, यू कैन प्लान एक्विजिशंस, मर्जर्स, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन विद आईपीओ फंड्स। नाउ these are the benefits why you should go for SME IPO. Now, what are the strategies? There are lots of strategies which should be kept in mind. Okay, but I'll be talking about some important things. First of all, strong financials. आपके financials strong होने चाहिए। अगर financials आपके strong नहीं हैं तो दिक्कत होती है। रीजन बीइंग, SME IPO में जो वैल्यूएशन मिलता है वो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेस पे कैलकुलेट होता है, राइट? तो अगर आपके बुक्स में आप पूरा बिजनेस शो नहीं कर रहे हैं या प्रॉफिट कम शो कर रहे हैं तो नेचुरली आपको उसमें प्रॉब्लम है, आपका लॉस है उसमें। इस चीज को आप ध्यान में रखें। जस्ट लुक एट दिस चार्ट। सपोज आपका 100 करोड़ का टर्नओवर और आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है 10%। बट आप बोलते हैं मेरी मेहनत का पैसा है, मैंने बिजनेस किया है, मेरी लागत है, वाई आई शुड पे टू द गवर्नमेंट, मैं तो 5% दिखाऊंगा। तो इंस्टेड ऑफ 10% प्रॉफिट आप 5% दिखाते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट आपका आफ्टर टैक्स 10 करोड़ होना चाहिए था वो 5 करोड़ हो गया। अब आईपीओ के लिए जब आप जाते हैं, सपोज आपको 15 का मल्टीपल मिलता है, तो आपका वैल्यूएशन जो होगा आईपीओ पर्पस के लिए दैट विल बी 75 करोड़। अगर आप 10% दिखाते होते तो आपका वैल्यूएशन हो जाता 150 करोड़। यानी जस्ट बाय पेइंग 1.25 करोड़ एक्स्ट्रा टैक्स आपका वैल्यूएशन 75 करोड़ से बढ़ जाता। तो इसमें फायदा है या नुकसान है, यू कैन जज फॉर योरसेल्फ। ओके, देन एक्सपीरियंस टीम आपके पास होनी चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं पार्ट टाइम अकाउंट्स वाला आ रहा है, मैनेजर नहीं है, वन मैन शो होता है। तो वन मैन शो में बड़ा मुश्किल है। आईपीओ करना है तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस टीम अपने साथ लाना होगा। देन बिजनेस प्लान होना चाहिए। अगर बिजनेस प्लान नहीं है, आप देखा देखी आईपीओ कर रहे हैं, जी मेरा पड़ोसी कर रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर कर रहा है, मेरा सप्लायर कर रहा है, मेरे इन लॉज कर रहे हैं, वो देख के नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इफ योर बिजनेस इज गुड इनफ, बिग इनफ, तो आपको करना चाहिए, राइट? देन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एडवाइजर्स अगर नहीं लेंगे तो कल को आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपका आईपीओ आए नहीं आए भगवान जाने। देन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है। आपके पास सीईओ होना चाहिए, आप फुल टाइम डायरेक्टर्स होने चाहिए कुछ, आपका अकाउंट्स के लिए प्रॉपर टीम होनी चाहिए, फाइनेंस के लिए देन यू नीड ए कंपनी सेक्रेटरी आल्सो आफ्टर लिस्टिंग। तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है, बिकॉज आईपीओ के साथ सिर्फ फंडिंग नहीं आती। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी। यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम ए बिजनेसमैन। ओके, ये आपका थॉट प्रोसेस है जिसको आपको चेंज करना है। देन कंप्लायंसेस अप टू डेट होना चाहिए। कंप्लायंसेस यहाँ मतलब आपकी टैक्सेशन कंप्लायंस, इनकम टैक्स, जीएसटी, लेबर लॉज एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब अप टू डेट होनी चाहिए। अगर कोई पेंडेंसी है तो उसको क्लियर कर लीजिए पहले। देन पोस्ट आईपीओ स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी? आप फंडिंग जो आएगा आईपीओ से उसको कैसे यूज करेंगे सो दैट योर इन्वेस्टर्स गेट बेस्ट वैल्यू।
and you create massive wealth for yourself and for the investors. Right? Now, who is eligible? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एसएमई आईपीओ के लिए? किस किस को जानना है? फटाफट से लिखिए चैट बॉक्स में, किस किस को जानना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? गुड, ऑसम ऑसम, थैंक यू। एनएससी इमर्ज, अगर एनएससी में आप जाते हैं, यू हैव टू हैव 3 years ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड, तो 3 साल पुराना कम से कम आपका बिजनेस होना चाहिए। इन केस आप पहले प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहे थे या पार्टनरशिप में चला रहे थे, फिर आपने कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, तो इन सच केसेस जो कन्वर्जन से पहले आपका एज ए प्रोप्राइटर या एज ए पार्टनरशिप जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो भी काउंट होगा, और आफ्टर कन्वर्जन कंपनी का जो है ट्रैक रिकॉर्ड वो भी काउंट होगा। ये मिलाकर के 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। राइट? देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको एबिटा बोलते हैं, ये पिछले 3 साल में से 2 साल में कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। अगर ये नई कंडीशन आई है फ्रॉम 18th of December this year. Okay. Now, then your net worth should be positive. नेट वर्थ अगर नेगेटिव है तो नहीं होगा। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी, ये आपको इसमें नई कंडीशन ये 24 में ही ऐड की है सेबी ने, कि आपका जो कैश फ्लो है पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए पिछले 3 में से 2 साल में। ओके, ये कंडीशंस हैं, छोटी मोटी कंडीशंस और हैं, वो यहाँ why should we waste time on that? मेन कंडीशंस ये है एलिजिबिलिटी की। राइट? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई एसएमई में वही 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, सेफ कंडीशंस। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये सेबी की तरफ से है जो 1 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 में से 2 साल में। देन यहाँ पर उन्होंने 2-3 चीजें एक्स्ट्रा कर रखी हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, कि आपका नेटवर्थ पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, 2 फुल फाइनेंशियल ईयर्स में आपका जो नेटवर्थ है वो कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए। देन नेट टेंजिबल एसेट्स, जिस टाइम आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपके पास 3 करोड़ वैल्यू के नेट एसेट, टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए। राइट? और लोन्स आपके जो हैं वो आपके नेटवर्थ से 3 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी नेटवर्थ है 10 करोड़, तो आप 30 करोड़ से ऊपर लोन नहीं होना चाहिए। राइट? Now the question is what type of companies, what type of businesses are eligible for SME IPO? Look at this chart. Whether you are into textile, electrical, electronics, food processing, consulting services, media, entertainment, chemicals, plastics, iron, steel, anything, KPO, BPO, any business which is legally allowed to be carried out in India is eligible for SME IPO. Okay? आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है मेरे बिजनेस पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हर बिजनेस पे हो सकता है। नाउ, आर यू एलिजिबल? मैंने आपको कंडीशंस बता दी हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या अभी आपको वेट करना पड़ेगा। राइट? बट कैपेबिलिटी असेसमेंट आपको खुद करना है। कैपेबिलिटी असेसमेंट ये कहीं आपको रूल बुक में नहीं मिलेगा, कहीं रिटर्न नहीं है ये। ओके, नाउ व्हाट इज कैपेबिलिटी? कैपेबिलिटी मींस capability of your company or of your business to service investors। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि अगर आपकी कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट हो तो आपका आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता है। ओके, अब इसमें क्या कैसे होना चाहिए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, अच्छी मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए, अच्छा सॉलिड बिजनेस मॉडल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए,
और मार्केट वैल्यू से कम पे आपका आईपीओ होना चाहिए। अगर आप मार्केट वैल्यू के बराबर आईपीओ लाना चाहेंगे तो कभी ला नहीं पाएंगे। ओके, अब इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। यू हैव टू लुक एट योर ओन कंपनी एज एन इन्वेस्टर। आप मालिक के तौर पे अपने बिजनेस को नहीं देखे, एक इन्वेस्टर के एंगल से, एक इन्वेस्टर के लेंस से अपने बिजनेस को देखे कि अगर ये कंपनी किसी और की होती तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करते। इफ द आंसर इज यस, देन यू आर कैपेबल। इफ द आंसर इज नो, देन यू आर नॉट कैपेबल। यू हैव टू मेक योर बिजनेस क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स, तभी आपका आईपीओ मजा आएगा और उसके बाद में जो आपकी मार्केट में शेयर प्राइस है वो अच्छी रहेगी। देन आर यू कैपेबल, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। अपना अपना आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, राइट। प्रोसेस नाउ, प्रोसेस कौन कौन जानना चाहता है? हु वांट टू नो द प्रोसेस? फटाफट से बताइए जरा। गुड गुड गुड। आज बड़ी ठंडी ऑडियंस है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Look at this chart. First of all, you have to appoint IPO advisors. And for your information, we at IPO Care are one of the leading IPO advisors in India. Then we have to appoint merchant bankers, law firm, RTA, etc., etc. After that, financial and legal due diligence is done. आपके financials पिछले 3 साल के projections सारी चीजें उसकी ड्यू डिलीजेंस होती है। आपका लीगल ड्यू डिलीजेंस होता है डायरेक्टर्स का एज वेल एज कंपनी का। देन बिजनेस प्लान रिव्यू होता है। देन कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग होती है। देन द कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू ए लिमिटेड कंपनी। अगर ऑलरेडी लिमिटेड नहीं है तो उसको कन्वर्जन करना होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपको अपॉइंट करने होते हैं। जितने आपके ऑलरेडी डायरेक्टर्स हैं उतने ही आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके रिलेटिव नहीं हो सकते, या ऐसा कोई पर्सन नहीं हो सकता जिससे आपके पिछले 3 साल में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रही हो। ओके, उनको कोई शेयर्स नहीं देने होते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। दे आर पेड सिटिंग फीस, जिसको सिटिंग फीस नाम है टेक्निकल। जितनी वो मीटिंग अटेंड करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और एनुअल जनरल मीटिंग या जनरल मीटिंग कंपनी की, उसके हिसाब से उनको फीस दी जाती है। एंड दैट फीस इज डिसाइडेड बिटवीन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड द कंपनी। ओके, देन दूसरे इंटरमीडियरीज हैं, जैसे आपका लॉ फर्म है, आरटीए है, आपका पीयर रिव्यू ऑडिटर है, इन सब की अपॉइंटमेंट होती है। फिर आपका ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनता है जिसको डीआरएचपी बोलते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ये ऑफर डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जाता है। दिस इज नॉट ए स्मॉल डॉक्यूमेंट, दिस इज ए बुक comprising of 200, 300, 400 pages depending on the nature and size of your business. Okay, then this document is filed with the stock exchange, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, किसी में भी जिसमें आपको आईपीओ करना है वो फाइल किया जाता है। दे एग्जामिन योर प्रोस्पेक्टस और डीआरएचपी। दे मे आस्क लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, जो आपको आंसर्स करने होते हैं, उनको सेटिस्फाई करना होता है। The stock exchange authorities will also visit your factory or office, okay? Or they may call you for an interview in the exchange. Then they give you approval when they are satisfied. After stock exchange approval, another approval from registrar of companies, ROC, is to be obtained. That's a formality only, okay? उसके बाद कुछ प्री इशू ओपनिंग फॉर्मेलिटीज होती हैं, कंप्लायंसेस होती हैं, वो पूरी करनी होती हैं। उसके बाद आपका इशू ओपन होता है। नॉर्मली द इशू रिमेन्स ओपन एनीवेयर फ्रॉम 3 to 6 days। उसके बाद आपको जो पोस्ट इशू कंप्लायंसेस हैं वो पूरी करनी पड़ती है। अलॉटमेंट होता है, रिफंड्स होते हैं, सारा कुछ होता है। एंड आपके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं। जब लिस्टिंग हो जाती है, द मनी कम्स टू योर नॉर्मल बैंक अकाउंट, राइट।
So we at IPO Care are there to handhold you in the entire process, and even after this, for second round of funding, third round of funding, and beyond that. Okay, this is the process. Now, want to see some case studies? Do you want to see some case studies? Again, the same chart. These are the top 10 companies which came out with a semi-IPO in 2023. Trident Tech Labs, December 23, 35 rupees per share. Today's price 1,296, 3,604% gain. 36 rupees share, January 23, 594, current price 1,552% growth. And like that. Okay. Now, these are the companies which came out with IPO in 24 and see the kind of growth. This Stack Infosec, April 24, 106 पर शेयर IPO आया. आज की डेट में प्राइस है 1541, ग्रोथ या गेन है 1354%. This company came in March 24, 87 rupees per share, 906 का आज का प्राइस है, तो 942% gain, and like that. So this is how wealth is created. This is how your company can perform. अगर आपका बिजनेस अच्छा है, आप अच्छे तरह से काम करते हैं, तो इसी तरह से आपका भी वैल्यूएशन बढ़ सकता है, राइट? So this is how value is created. This is how wealth is created. Reliance Industries came out with its IPO in 1977. The IPO size was just 4 crores. 4 करोड़ का IPO 77 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लेके आई. आज रिलायंस ग्रुप की वैल्यूएशन इज मोर देन 20 लाख करोड़. 20 लाख करोड़ से ऊपर वैल्यूएशन, स्टार्टिंग विद 4 करोड़ IPO. ओके, इन लेस देन 50 years. 50 साल पूरे नहीं हुए अभी. Now, all these are big business tycoons of India. They all started their business as an SME like you. So if you work hard, if you take the right decision at the right time and move forward, you can be one of them in the time to come. Okay. Now, if you want to become a listed company, if you want to launch an IPO, the right time is now. Why I'm saying right time is now? Because look at this chart. List now or regret forever. Why so? In 2020, there were 27 SME IPOs. In 21, there were 59. In 22, 109. In 23, 182. And in 24, 243. This is expected that this year, that is 25, the number of IPOs is going to be more than 300. And in the 2 years, that is 25 and 26, it is estimated that there will be 1,000 IPOs, SME as well as main board combined. Okay. So this is the perfect time for you to enter the market. Now, the stage is set. Authorities ने, regulators ने इतने 12 साल से काम किया है, 2012 onwards, और आज की डेट में SME प्लेटफॉर्म बिल्कुल एकदम राइप है, पका हुआ है. अभी कोई भी अच्छी कंपनी है तो उसका IPO बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है. ओके, सो इफ यू फील दैट यू आर a fast growing company, this is the right time for you to launch the IPO. With SME IPO, you can give wings to your business, and this can work as a propeller for your business. Skyrocket आपका business हो सकता है. तो all together एक नई लीग में आप पहुंच जाते हैं. तो SME IPO करना है नहीं करना है, दैट इज अप टू यू. एंड हैंड होल्डिंग कौन करेगा, कौन सपोर्ट देगा? सो वी एट IPO Care डू द कंप्लीट हैंड होल्डिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. पूरी टीम हम आपको ला के देते हैं, सारा काम करते हैं, सब देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं. राइट नाउ, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप? आपको बेसिक इंफॉर्मेशन सब मिल गया है. नाउ आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप?
if you are ready, you can book a 30-minute one-to-one strategy session with me or with my team on Zoom. If you want to meet me personally, you can meet me at my Delhi office. Okay. Now, if I give the link here, okay, what will happen? अभी जितने लोग हैं उसमें से मोस्टली लोग या तो वन टू वन जूम पे करना चाहेंगे या मेरे से मिलना चाहेंगे, बट टू सिलेक्ट ओनली द सीरियस पीपल, थोड़ा थोड़ा फीस रखा हुआ है हमने छोटा सा, यहाँ मैं लिंक दे रहा हूँ. व्हेन यू क्लिक दिस लिंक, तो वहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे. यू कैन हैव ए जूम कॉल विद मी, यू कैन हैव ए फेस टू फेस मीटिंग विद मी इन माई दिल्ली ऑफिस, और यू कैन हैव ए वन टू वन जूम कॉल विद माई टीम. तो तीनों लिंक वहां मिल जाएंगे आपको. इस लिंक को क्लिक करेंगे, वहां तीनों लिंक होंगे. आपको जो मीटिंग करनी है, यू क्लिक दैट लिंक, मेक द पेमेंट, एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली कैलेंडर पेज आपके सामने खुलेगा. जो फेस टू फेस मीटिंग है वो कैलेंडर पेज नहीं होता है, जो जूम मीटिंग है कैलेंडर पेज खुलेगा. यू कैन सेलेक्ट द डेट एंड टाइम विच इज सुटेबल टू यू, और उसमें आप अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भर के और सबमिट करेंगे. आपको इमीडिएटली ईमेल से कंफर्मेशन आ जाएगी. सपोज आपने पेमेंट कर दिया और कैलेंडर पेज तक आप वेट नहीं किया आपने, नो वरीज, माय टीम विल गेट इन टच विद यू. क्योंकि जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी आपको भरना पड़ता है. तो इन दैट केस my team will contact you and will help you in booking the slot, right?